नमस्कार दोस्तों, RMS इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम हमारा जो स्पेशल एजुकेशन के अंदर इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी वाला जो पेपर चल रहा है उसका कुछ पार्ट और शेष है और उसको हम कंप्लीट करते हुए आज हम पढ़ेंगे शीघ्र हस्तक्षेप। आज पढ़ेंगे हम शीघ्र हस्तक्षेप। आप जो है आपकी डीएड की एग्जाम अभी जो है वो नजदीक है और कोई चाहे डीएड, आईडीडी, एचआई, वीआई, एमडी यदि किसी भी प्रकार से स्पेशलाइजेशन में यदि डीएड कर रहा है तो उसका पहला पेपर इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी जो है वो सबके लिए कॉमन होता है और सबका एक ही पेपर होता है। उसके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है वीडियो है जिसमें आप आसानी से पूरे पेपर को समझ सकते हो। हमारी जो है वो लगभग अब तक 10 वीडियो जो है इस पेपर के लिए बनाई गई हैं और ये 11वीं वीडियो है। ये आपका 11वां भाग है। कौन सा भाग है? ये 11वां। और 11वें भाग में आज हम पढ़ेंगे शीघ्र हस्तक्षेप। शीघ्र हस्तक्षेप क्या होता है, शीघ्र हस्तक्षेप की क्या जरूरत होती है, शीघ्र हस्तक्षेप का क्या फायदे होते हैं, ये सारी चीजें अभी हम पढ़ेंगे। हस्तक्षेप जो होता है, शीघ्र का मतलब होता है जल्दी और हस्तक्षेप का मतलब होता है कि जब हम किसी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की हेल्प की आवश्यकता हो और हम उस व्यक्ति के कार्यों में दखल दे दें और उसकी हेल्प कर दें, उसको हम एज एक हस्तक्षेप के नाम से जानते हैं। मतलब यदि हमको किसी भी डिसेबल जो बच्चा होता है, यदि हमको उसकी कोई निदान, कोई उपाय, उसकी किसी भी डिसेबिलिटी में हम उसकी हेल्प करना चाहें तो उसकी हम हेल्प करने के लिए या तो हम किसी स्पेशल एजुकेटर के पास जाएंगे या हम किसी अन्य विशेषज्ञ की सलाह भी इसमें ले सकते हैं। तो इन सारी चीजों की जो हेल्प हम उसके लिए देंगे, उसके कार्यों में जो हम दखल देंगे, हस्तक्षेप करेंगे, उसको हम हस्तक्षेप के नाम से जानते हैं, शीघ्र हस्तक्षेप के नाम से जानते हैं। इसमें अपन को जो होता है वो मेन समस्या है। जैसे अपन के जो कोई भी बच्चा है, हम उसकी किसी भी समस्या का सॉल्यूशन करना चाहते हैं तो हम उसको किसी विशेषज्ञ के पास ले जा सकते हैं, स्पेशल एजुकेटर के पास ले जा सकते हैं, किसी चिकित्सक के पास ले जा सकते हैं, किसी मनोवैज्ञानिक चिकित्सक के पास ले जा सकते हैं। ये सारी चीजें जो हैं वो आपकी किसके अंदर आएंगी? हस्तक्षेप के अंदर आती है। हस्तक्षेप करने से क्या लाभ होता है, फायदा क्या है, हम हस्तक्षेप क्यों करें, हस्तक्षेप हम क्यों करें, मतलब इसका फायदा क्या है? इससे हमें क्या होता है, बच्चे की जो प्रकृति होती है, बच्चे की प्रकृति का मतलब बच्चे का स्वभाव कैसा है, बच्चा कैसा है, बच्चा क्या करता है, ये सारी चीजें उसके अंदर आ जाती है और उसकी गंभीरता, इसके बारे में हमें पता चलता है, गंभीरता का पता चलता है। यदि आप किसी भी बच्चे के कार्यों में क्या करेंगे, हस्तक्षेप करेंगे, तो आपको उस बच्चे की प्रकृति और गंभीरता का पता चलेगा। मतलब उस बच्चे का स्वभाव कैसा है, बच्चा क्या करता है, बच्चे को किन कार्यों में उसको प्रॉब्लम होती है, ये सारी चीजें जो है उसमें आपको पता चल जाएगी। एक जो बच्चे की जो दैनिक आवश्यकताएं होती हैं या बच्चे के दैनिक कार्य, मान लो बच्चे के दैनिक कार्यों में मदद मिलती है। यदि आप किसी भी डिसेबल बच्चे की हस्तक्षेप करते हैं तो उसके बच्चे के जीवन में जो दैनिक कार्य होते हैं, उन दैनिक कार्यों को संपन्न करने के लिए उसको हस्तक्षेप करने से मदद मिलती है। मतलब हम उसके दैनिक कार्यों को आसान करेंगे, उन दैनिक कार्यों को करने के लिए उसकी हम क्या करेंगे, हेल्प करेंगे।
और एक जो है इसकी जो दैनिक आवश्यकताएं होती है, दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति में मदद। यदि आपको उस बच्चे की कोई दैनिक आवश्यकता है, किसी वस्तु की उसको जरूरत है, तो हम उस बच्चे को, उस व्यक्ति को वो वस्तु उपलब्ध करा के हस्तक्षेप के द्वारा और हम उसकी मदद कर सकते हैं। एक बच्चे की देखभाल के साधन भी इसमें उपलब्ध होते हैं। बच्चे की देखभाल के साधनों की उपलब्धता, बच्चे के देखभाल के साधनों की, बच्चे की देखभाल के साधनों की उपलब्धता मतलब बच्चे की हम हस्तक्षेप के द्वारा बच्चे की हम देखभाल कर सकते हैं और देखभाल के साथ में उसको कौन कौन सी साधनों की जो है वो आवश्यकता है, उस आवश्यकता के अकॉर्डिंग उनको हम उपलब्ध करा सकते हैं। एक बच्चे की जो दिव्यांगता है, बच्चे की दिव्यांगता, बच्चे की दिव्यांगता को गंभीर होने से बचा सकते हैं, गंभीर होने से बचाया जा सकता है, बचाया जा सकता है। अपन को पता है कि यदि किसी बच्चे के अंदर कोई छोटी डिसेबिलिटी है, मतलब डिसेबिलिटी का बहुत कम अंश हमें उसमें दिखाई दे रहा है, तो हम उसी समय उस बच्चे के कार्यों में क्या करेंगे, हस्तक्षेप करेंगे और बच्चे की दिव्यांगता को बढ़ने से हम बचा लेंगे। मतलब बच्चे की दिव्यांगता को हम और अधिक गंभीर नहीं होने देंगे। ये हमारा शीघ्र हस्तक्षेप से हमको फायदे होते हैं। इसमें आपको बच्चे की प्रकृति और गंभीरता का पता चल जाएगा, दैनिक कार्यों में उसको मदद मिलेगी, उसकी दैनिक जो आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति में उसको मदद मिलेगी, बच्चे की देखभाल के जो साधन है उनकी उपलब्धता उसको बढ़ेगी और एक बच्चे की जो डिसेबिलिटी है उस डिसेबिलिटी को हम गंभीर होने से बचा सकते हैं। मतलब वो डिसेबिलिटी अधिक बढ़ने से पहले हम उसको रोक सकते हैं। ये हमारे हस्तक्षेप का फायदा होता है। आगे हम पढ़ेंगे कि इसकी जो आवश्यकता है वो क्यों है और ऐसे कौन कौन से बच्चे जो हैं उनको इसकी आवश्यकता होती है। मतलब ऐसी कौन कौन से बच्चे हैं, ऐसे किस प्रकार के बच्चे हैं जिनको हमें हस्तक्षेप की जो है वो आवश्यकता होती है, ये अपन देखेंगे। आवश्यकता किसको है, हस्तक्षेप की आवश्यकता, आवश्यकता किसको है। ऐसे कौन कौन से बच्चे हैं, ऐसे कौन कौन से व्यक्ति हैं जिनको इसकी आवश्यकता है। जैसे यदि किसी बालक को, किसी बच्चे को, किसी बालक को वातावरणीय खतरा हो, वातावरणीय खतरा, वातावरणीय खतरा मतलब बालक ऐसे वातावरण में रहता है, बालक की जो परिवार है या बालक का जो रहने की जगह है, जो वातावरण है वो वातावरण क्या है, वो बेकार है, तो हमें ऐसी स्थान पर या ऐसे बच्चों के लिए हस्तक्षेप की हमें क्या होती है, आवश्यकता होती है। एक यदि बालक को जैविक खतरा हो, बालक को जैविक खतरा हो, या तो बालक को क्या वातावरणीय खतरा हो या बालक को जैविक खतरा हो, ये दोनों ही स्थितियों में हमें क्या होता है, हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। मतलब ऐसे बच्चे को हमें हस्तक्षेप की जरूरत पड़ती है। बच्चों के विकास में यदि देरी हो,
बालक के विकास में देरी। यदि बालक का जो विकास है, बालक की जो शारीरिक या मानसिक संरचना है, उसका जो डेवलपमेंट है, यदि वो देरी से हो रहा है, यदि वो समय के अनुसार नहीं हो पा रहा है, तो भी उसको अपन के हस्तक्षेप की आवश्यकता जो है वो पड़ेगी। और बालक के अंदर अयोग्यता और विषमता है, बालक में अयोग्यता व विषमता हो। यदि बालक क्या है, किसी कार्य को करने के अयोग्य नहीं है, बालक को कार्य करने में विषमता है, विषमता मतलब वो उस कार्य को जिस प्रकार से करना चाहिए उस प्रकार से वो उसको संपन्न नहीं कर पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो है उस बच्चे को हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। ये आपकी ऐसे बच्चे हैं जिनको हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है, इन बच्चों को हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। अब अपन देखेंगे कि हस्तक्षेप का महत्व क्या है, क्या महत्व है इसका। मतलब ये जो हमने देखा है हस्तक्षेप, इसका बच्चों के जीवन में क्या महत्व है, बच्चों के जीवन में इसका क्या फर्क पड़ता है, ये अपन को देखना है। क्या देखेंगे इसका महत्व। महत्व में यदि हम पहली बात करें तो इसमें उसका सीखने और व्यवहार का जो ढंग है वो बदलता है। सीखने व व्यवहार, इसमें यदि बालक को आप किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप का सहारा लेते हैं किसी भी बालक को, तो बालक जो है वो सीखने और व्यवहार इन दोनों चीजों में उसमें परिवर्तन आता है, और दोनों में परिवर्तन आने के कारण उसकी जो गति है, विकास की गति, किसकी विकास की गति में वृद्धि होती है। इसके जो विकास की गति है उसमें इसमें वृद्धि होती है। जो अगली चीज है, मतलब अब यदि वो किसी चीज को सीखेगा तो सीखने के अनुभव का उसको फायदा मिलेगा, सीखने के अनुभव का लाभ होगा। यदि उसने कुछ भी सीखा है, कुछ भी उसने सीख लिया है, तो सीखने के अनुभव से उसके जीवन में उसको बहुत लाभ होगा, वो अपना जीवन जो है वो आसानी से व्यतीत कर सकता है। एक उसको लिखने पढ़ने का वातावरण भी बनता है, मतलब कुल मिलाकर शिक्षा का वातावरण भी बनता है। शिक्षा का वातावरण, जब बच्चे को हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करेंगे तो बच्चे के जीवन में बहुत सारे सुधार आते हैं। उसको जैसे माना कि आपको लिखना है, पढ़ना है, ऐसे वातावरण भी उसके जीवन में जो है वो होते हैं, ऐसे परिवर्तन भी उसके अंदर होते हैं। और उसकी जो कोई भी बाधा उत्पन्न करने वाली जो उसकी विकास और अधिगम में जो बाधा होती है वो उसकी दूर हो जाती है। अधिगम व विकास की बाधाएं दूर होती है। अधिगम का मतलब हमने पहले देख लिया था, लर्निंग मतलब सीखना, उसकी सीखने और उसका जो विकास है, यदि सीखने और विकास में क्या होता है, उसकी जो बाधाएं होती हैं और उन बाधाओं को जो है दूर किया जा सकता है। एक यदि जिनको विकलांगता का खतरा है, जिनको विकलांगता का खतरा हो, उसे ठीक है ना बचाया जा सकता है। जिसको विकलांगता का खतरा है उसको बचाया जा सकता है। यदि किसी को विकलांगता का खतरा है, हमको पता है कि इसके अंदर ये चीज आने वाली है, ये विकलांगता इसको घेरने वाली है, विकलांगता इसके अंदर आने वाली है,
तो हम उसको बचा सकते हैं। और इससे उसको सामाजिक और आर्थिक लाभ भी होते हैं। क्या होते हैं उसको? सामाजिक व आर्थिक लाभ भी होता है। क्यों? क्योंकि जब बच्चा शीघ्र हस्तक्षेप के कारण उसके अंदर डिसेबिलिटी का प्रभाव कम हो जाएगा तो उसका समाज में भी सम्मान होगा और उसको आर्थिक दृष्टि से भी उसको लाभ प्राप्त होगा। ये आपका जो है वो है हस्तक्षेप। हस्तक्षेप के बाद हम पढ़ेंगे स्क्रीनिंग। हस्तक्षेप के बाद क्या पढ़ेंगे हम? स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग क्या होती है, इसका भी क्या फायदा है, क्यों आवश्यक है, सारी चीजें जो है हम इसके अंदर पढ़ेंगे। स्क्रीनिंग जो मेन जो है हमारा इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी का जो मेन पार्ट है, वो मेन पार्ट आपका जो है वो जो बड़ी बड़ी आपकी जो डिसेबिलिटी है वो लगभग सारी कंप्लीट हो गई हैं। अब जो छोटी छोटी डिसेबिलिटी या छोटी छोटी जो कुछ चीजें हैं वो आपकी इसमें बची हुई हैं, उनको हम कंप्लीट करके और उसको इस पेपर को हम क्या करेंगे? एंड करेंगे। इस पेपर को क्या करेंगे? हम एंड करेंगे। तो स्कैनिंग का मतलब होता है जांच। स्कैनिंग का मतलब क्या होता है? जांच। जब हम किसी भी बालक की, किसी भी व्यक्ति की ऐसी कोई डिसेबिलिटी का हमें अंदेशा हो तो हम क्या करते हैं? उसकी जांच करते हैं। उसकी क्या करते हैं? जांच करते हैं। और इसमें आप परामर्श भी जोड़ सकते हो। स्कैनिंग में परामर्श मतलब, परामर्श का मतलब होता है सलाह। परामर्श का मतलब क्या होता है? सलाह। मतलब सबसे पहले हम डिसाइड करेंगे कि इसके अंदर कौन सी डिसेबिलिटी है और डिसेबिलिटी है या नहीं है, और डिसेबिलिटी डिसाइड होने के बाद हम क्या करेंगे? उसको उसके अनुसार परामर्श करेंगे। अब इसमें अपन की जो स्कैनिंग होती है, इसमें स्कैनिंग करता मतलब ये कौन करता है? ये स्कैनिंग कौन करता है? स्कैनिंग करता मतलब इनको यदि हम जांच करवाएं तो ये जांच कौन करता है? तो ये एक तो बाल रोग विशेषज्ञ, ये चिकित्सक होते हैं। चिकित्सक कौन सा? बाल रोग विशेषज्ञ। यदि आपका बच्चा छोटा है तो हम उसको चिकित्सक के पास ले जाएंगे। कौन से चिकित्सक के पास? बाल रोग विशेषज्ञ के पास इसको ले जाएंगे। एक मनोवैज्ञानिक शिक्षा विशेषज्ञ, मनोवैज्ञानिक शिक्षा विशेषज्ञ। यदि किसी को मानसिक प्रॉब्लम है, बौद्धिक अक्षमता है या उसके दिमाग से संबंधित कोई चीज है तो हम उसको मनोवैज्ञानिक चिकित्सक के पास ले जाएंगे, मनोवैज्ञानिक शिक्षा विशेषज्ञ के पास ले जाएंगे। एक हम उसको क्षेत्रीय विशेषज्ञ जो होता है, क्षेत्रीय विशेषज्ञ। क्षेत्रीय विशेषज्ञ का मतलब होता है जिस क्षेत्र में या जिस प्रकार की उसको जो है डिसेबिलिटी है, उस प्रकार के व्यक्ति के विशेषज्ञ के पास इसको हम ले जा सकते हैं। और बाकी की और भी होते हैं, जैसे पुनर्वास विशेषज्ञ भी होता है। पुनर्वास विशेषज्ञ, पुनर्वास विशेषज्ञ का मतलब होता है, आपने देखा होगा कि जो डिसेबल बच्चे होते हैं, डिसेबल बच्चों के लिए गवर्नमेंट के द्वारा रहने की और खाने की और उनकी समस्त चिकित्सा सुविधाएं या जो भी सुविधाएं उसके लिए आवश्यक होती हैं, उनकी निःशुल्क व्यवस्था की हुई है। और ऐसी जगह जहां पर इनकी ये व्यवस्था की हुई होती है उसको हम क्या बोलते हैं? पुनर्वास बोलते हैं। और ऐसे पुनर्वास स्थान पर एक विशेषज्ञ होता है जो उस बच्चे की जांच करता है, जो उस बच्चे को देखता है कि इसके अंदर कौन सी डिसेबिलिटी है और इसको किस प्रकार की हेल्प की आवश्यकता होती है। अब दूसरी बात होती है कि इसका स्थान क्या है, मतलब हमें कहाँ जाना चाहिए। तो इसकी जांच करने वाले हैं, लेकिन हमें कहाँ जाना चाहिए जांच कराने के लिए? जांच कराने के लिए हमको जाना कहाँ है?
ये भी हमारा मायने रखता है। स्क्रीनिंग का स्थान, स्क्रीनिंग का स्थान मतलब हम स्क्रीनिंग के लिए जाएंगे कहां पर। तो देखिए स्क्रीनिंग के लिए जाने के लिए अपन को ग्रामीण और शहरी दोनों स्थानों पर इसकी पूरी व्यवस्था है, ग्रामीण और शहरी। जैसे माना कि आप किसी चिकित्सालय के अंदर जा सकते हैं, चिकित्सालय है ना, मनोचिकित्सालय में जा सकते हैं आप, मनोचिकित्सालय मतलब किसी भी हॉस्पिटल के अंदर आप चले गए, या एक मनोचिकित्सालय जो अलग से होते हैं वहां पर भी आप जा सकते हैं। आंगनवाड़ी केंद्रों पर भी ये व्यवस्था होती है। कहां पर? आंगनवाड़ी केंद्र, आंगनवाड़ी केंद्र। विशेष विद्यालय भी इसके लिए बनाए गए हैं और विशेष विद्यालय में भी आप जा करके इसकी जांच करवा सकते हैं। आपने देखा होगा स्पेशल बच्चों के लिए, विशेष बच्चों के लिए कुछ स्पेशल स्कूलों की व्यवस्था की गई है, जहां पर स्पेशल ट्यूटर द्वारा, स्पेशल एजुकेटर के द्वारा इनको पढ़ाया जाता है, इनको कौशल सिखाए जाते हैं और इनको एक इस योग्य बनाया जाता है कि ये समाज में अपमान महसूस ना करें, मतलब इनको समाज में सम्मान की दृष्टि से देखा जाए। तो इनको ये 4 स्थानों पर ले जाकर इनकी हम जांच करवा सकते हैं। अब बात आती है कि स्क्रीनिंग से हमको लाभ क्या होगा, फायदा क्या होगा जो हम स्क्रीनिंग कराएं, मतलब हम क्यों कराएं, हमको क्या फायदा होगा के लाभ, स्क्रीनिंग के लाभ। तो इनका जो फायदा है इसमें सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसको जो समस्या का पता लगेगा, समस्या का पता लगना। आज सबसे पहले जब भी किसी भी स्कैनिंग सेंटर पर जाएंगे तो वहां पर जब बच्चे की जांच की जाएगी तो सबसे पहले हमें ये पता चलेगा कि इस बच्चे के अंदर समस्या क्या है, इस बच्चे के अंदर ऐसी कौन सी डिसेबिलिटी है जो इसको परेशान करती है। दूसरी बात, यहाँ पर हमको लागत कम लगती है, लागत कम लगती है। यदि आप गवर्नमेंट से निर्धारित स्थानों पर यदि आप जाते हैं तो बहुत सी जगह पर इसके लिए निःशुल्क व्यवस्था भी है या बहुत कम लागत में ये जांच होती है। एक ये शीघ्र होती है, मतलब जल्दी होती है। आप जैसे ही जाएंगे तो वहां पर आपको बहुत अधिक समय तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा, ये आपको बहुत जल्दी से आपको ये बता देते हैं। एक जो है अप्रशिक्षित जो लोग होते हैं, मतलब अनट्रेंड जो लोग होते हैं, प्रशिक्षित लोगों से बचा जा सकता है। इसका मतलब आप समझ जाएं कि यदि आप किसी भी ऐसे स्थान पर पहुंच गए स्कैनिंग के लिए जो गवर्नमेंट के द्वारा जो है वो अप्रूव नहीं है, गवर्नमेंट ने उसको अप्रूव्ड नहीं किया है या गवर्नमेंट का सेंटर वो नहीं है, आप उस स्थान पर जो है वो जांच कराने के लिए पहुंच जाते हैं तो आपको उसका नुकसान होगा। इसलिए ऐसे अप्रशिक्षित लोगों से हम आप लोगों को बचा सकें, इसलिए हमारी गवर्नमेंट के द्वारा स्क्रीनिंग के लिए कुछ स्थान निश्चित किए गए हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा क्या है अप्रूव्ड है, गवर्नमेंट के द्वारा उनको चिन्हित किया गया है, वहीं पर हमें इसकी जांच करवानी चाहिए। ये आपका है स्कैनिंग। अब हम पढ़ेंगे आगे समुदाय और अभिभावक का विशेष बच्चों के लिए क्या योगदान है। ये भी आपको प्रश्न जो है वो बन के आते हैं। अभिभावक और समुदाय का योगदान, अभिभावक व समुदाय का योगदान, मतलब एक स्पेशल बच्चे के लिए आपको खूब पता है कि अभिभावक और समुदाय
इनका दोनों का विशेष योगदान होता है। इसका तो विशेष ही योगदान होता है। आपको पता है कि घर में उस बच्चे के साथ में उसके अभिभावक होते हैं, उसके माता पिता होते हैं, या उसकी अन्य जो है वो घर वाले, जैसे उसके भाई बहन चाचा ताऊ जो भी उसके घर में है। और इसके बाद में इसका जो स्थान आता है वो आता है शिक्षक का। विशेष शिक्षक, स्पेशल एजुकेटर जो है वो, उसका भी इसके अंदर बहुत बड़ा महत्व होता है। लेकिन सबसे पहले हम पढ़ेंगे अभिभावक और समुदाय का महत्व। अभिभावक और समुदाय का महत्व, तो इनको हम कुछ बिंदुओं से समझ सकते हैं कि सबसे पहले जो है वो अभिभावक क्या करता है। अभिभावक बालक को विद्यालय तक पहुंचाता है। यदि बालक डिसेबल है, बालक किसी प्रकार से आने जाने में सक्षम नहीं है, तो सबसे पहला काम होता है कि अभिभावक या समुदाय द्वारा या समाज के लोगों के द्वारा उस बच्चे को एक ऐसे स्थान पर पहुंचाया जाता है जहां पर उसको शिक्षा दी जाती है, मतलब उसको स्कूल भेजा जाता है, उसको विद्यालय भेजा जाता है। एक उसको समाज में एक सम्मानीय नागरिक बनाया जाता है। समाज में सम्मान, समाज में उसको क्या बनाया जाता है, एक सम्मानीय नागरिक। जैसे हमने देखा होगा जो स्पेशल बच्चे होते हैं उनको ज्यादातर समाज में या परिवार में लोगों के द्वारा इग्नोर किया जाता है, मतलब उनको सम्मान नहीं दिया जाता है। तो अभिभावक और समुदाय, इन दोनों का ये दायित्व बनता है कि उस बच्चे को समाज के अंदर, परिवार के अंदर क्या दिया जाए, उसको सम्मान दिया जाए। एक उसकी व्यक्तिगत शिक्षा योजना में भूमिका, व्यक्तिगत शिक्षा योजना में भूमिका, व्यक्तिगत शिक्षा योजना में भूमिका। व्यक्तिगत योजना, शिक्षा योजना आपने प्रैक्टिकल के अंदर भी आप एक फाइल बनाएंगे आईईपी। आईईपी का मतलब होता है इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम, ठीक है ना। तो ये आईईपी जो होती है, तो इसमें सबसे बड़ी भूमिका होती है हमारे अभिभावक की, क्योंकि आईईपी जो होती है वो भी एक विशेष बच्चे के लिए शिक्षा का प्रोग्राम है। और इस शिक्षा के प्रोग्राम को सफल बनाने में जो स्पेशल एजुकेटर होता है, जो स्पेशल शिक्षक होता है, उसके लिए सबसे बड़ी हेल्प की जरूरत पड़ती है समाज और उसके परिवार की। एक आपको विद्यालय और शिक्षक, शिक्षक व विद्यालय की मदद। यदि आप, जैसे माना कि बच्चे को अपन ने किसी स्कूल में एडमिशन दे दिया, बच्चे को हम पढ़ा रहे हैं, तो शिक्षक और विद्यालय उस कार्य को जब संभव कर पाएंगे जब अभिभावक और समुदाय की उसको हेल्प मिलेगी। ये बच्चे को बराबर यहाँ तक पहुंचाएंगे, विद्यालय तक पहुंचाएंगे, उसके लिए जो भी चीजें आवश्यक है उसकी हेल्प करेंगे, तो उसको बच्चे को एक हम मजबूत श्रेणी तक पहुंचा सकते हैं। एक अधिनियमों की जानकारी, एक अधिनियमों की जानकारी। आपको पता है बहुत सारे अधिनियम जो है हमारी सरकार के द्वारा विशेष बच्चों के लिए, विशेष शिक्षकों के लिए, विशेष एजुकेशन के लिए, स्पेशल एजुकेशन के लिए काफी अधिनियम जो है वो बनाए गए हैं। तो इनकी जानकारी जो है वो इन तक जो है तो ये उन जानकारियों का फायदा ले सकते हैं, उस अधिनियम का फायदा ले सकते हैं, और ये उस अधिनियम के द्वारा हमारे बच्चों को क्या कर सकते हैं, उसको हेल्प कर सकते हैं। एक नकारात्मक दृष्टिकोण को दूर करना। बालक के अंदर एक नेगेटिव सोच आ जाती है, बच्चे के अंदर एक ऐसी सोच आ जाती है
नकारात्मक दृष्टिकोण आ जाता है कि भाई मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मैं तो बेकार बच्चा हूँ, मैं तो डिसेबल हूँ, मैं कहीं आ नहीं सकता, जा नहीं सकता, किसी बात को समझ नहीं सकता, किसी से बात नहीं कर सकता। तो इस नकारात्मक दृष्टिकोण को एक परिवार, अभिभावक और समुदाय के द्वारा इसको दूर किया जा सकता है। एक अपन को इनका महत्व क्या है, परिवार और अभिभावक और समुदाय का महत्व क्या है, तो महत्व को भी अपन यहां पर समझेंगे थोड़ा सा कि इनका महत्व क्या है। महत्व में सबसे पहली यदि अपन बात करें तो वो है विद्यालय की स्थापना। विद्यालय की स्थापना मतलब यदि क्षेत्र में किसी विद्यालय की उपलब्धता नहीं है तो सबसे पहला काम है हमारा कि हमारे क्षेत्र में उसकी विद्यालय की स्थापना हो। दूसरी बात, भावनात्मक सहयोग हो। भावनात्मक सहयोग क्या हो, भावनात्मक सहयोग मतलब प्रत्येक अभिभावक और समुदाय के प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा हमारे जो स्पेशल बच्चे होते हैं, मतलब जो डिसेबल बच्चे होते हैं, उनके लिए हमारा भावनाओं से सहयोग होना चाहिए। मतलब हम उनकी हर संभव हेल्प करें और अच्छे भाव से उनकी हेल्प करें। दूसरी चीजें जो है, विशेष विद्यालय में प्रवेश। विशेष विद्यालयों में प्रवेश मतलब प्रत्येक बच्चे को अभिभावक और समुदाय की ये जिम्मेदारी है कि उनको विशेष विद्यालयों में एडमिशन जो है उनको दिलाएं। एक जन जागरूकता कार्यक्रम, जन जागरूकता कार्यक्रम लोगों को जागरूक करने के लिए जन जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन होना चाहिए, जिससे कि लोग जो है वो इसको समझ सके और उनको विशेष बच्चों के लिए इसको हेल्प मिल सकते। एक उपकरण वितरण। उपकरण का मतलब जो है यहाँ पर है जो विशेष बालक होते हैं, जैसे माना कि कोई चलन संबंधी डिसेबिलिटी है, वो चलने में ऐसा है तो उसको हम बैसाखी दे दें, चलने के लिए कोई स्कूटी दे दें। जैसे किसी को श्रवण दोष है तो हम उसके लिए श्रवण यंत्र दे दें। यदि किसी को देखने में कोई प्रॉब्लम है तो हम उसको चश्मा वगैरह जो है वो उसको हम दे दें। तो ये सारी चीजें जो है वो हम समुदाय या अभिभावक के द्वारा कर सकते हैं। एक वित्तीय व्यवस्था। वित्तीय व्यवस्था यदि कोई बच्चा ऐसा है, यदि बच्ची का परिवार जो है वो आर्थिक रूप से बहुत कमजोर है, मतलब वो गरीब बालक है, गरीब व्यक्ति है, वो उस बालक के लिए ये चीजें उपलब्ध कराने में सक्षम नहीं है, तो ऐसे बालक के लिए समाज को क्या करना चाहिए, समाज को क्या करना चाहिए, उसकी आर्थिक जो है स्थिति को सुदृढ़ बनाना चाहिए, मतलब उसकी वित्तीय व्यवस्था करनी चाहिए। ये है अभिभावक और समुदाय का योगदान। अब हम पढ़ेंगे इसके अंदर स्पेशल एजुकेशन का जो टीचर होता है, स्पेशल टीचर, जो आप डिग्री कर रहे हैं इसके बाद आप भी एक स्पेशल टीचर बनेंगे, तो आप स्पेशल टीचर का क्या महत्व होता है, विशेष शिक्षक का क्या योगदान होता है, विशेष शिक्षक की भूमिका, ये हमने पढ़ी थी थोड़ी देर पहले समाज और अभिभावक की। लेकिन यदि मैं बात करूं कि विशेष शिक्षक जो है उसकी क्या भूमिका होती है एक स्पेशल बच्चे के लिए, एक स्पेशल बच्चे के लिए वो किस प्रकार जो है हेल्प कर सकता है, तो यहाँ पर अपन को पढ़ना है कि विशेष शिक्षक किस प्रकार हेल्प करेगा। तो सबसे पहली बात तो ये है, आपको पता है कि विशेष शिक्षक जो होता है वो माना कि आप एक डीएड कोर्स कर रहे हैं, कोई बीएड कर रहा है, कोई डीएड कर रहा है या जो भी है, तो
उसके बाद आप पूरी डिसेबिलिटी का अध्ययन करेंगे, मतलब इस कोर्स के अंदर आज सभी डिसेबिलिटी का अध्ययन करेंगे। डिसेबिलिटी क्या होती है, इसके क्या कारण हो सकते हैं, इसके क्या निवारण हो सकते हैं, मतलब इनको कैसे दूर किया जा सकता है, इसमें हमारी क्या भूमिका है, एक परिवार की क्या भूमिका है, एक अभिभावक की क्या भूमिका है, ये सारी चीजें जो है वो हम पढ़ेंगे, मतलब सारी चीजों का ज्ञान हमें होगा। तो हम एक उस बच्चे की विशेष शिक्षक के रूप में हम क्या हेल्प करेंगे, हमारी क्या भूमिका होती है, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कि सबसे पहली बात तो ये है कि विकलांगता की पहचान करना, विकलांगता की पहचान, मतलब एक विशेष शिक्षक जो है वो सबसे पहले बच्चे के बारे में ये जानकारी प्राप्त करेगा कि इस बच्चे के अंदर जो है वो कौन सी विकलांगता है, मतलब ये बच्चा जो है वो किस डिसेबिलिटी के अंदर आता है। और पहचान करने के बाद में जो है उसका उपचार, मतलब उसकी हेल्प, उसकी शिक्षा, ठीक है ना, उसकी मदद, ये सारी चीजें उस टीचर के द्वारा, उस अध्यापक के द्वारा या उस विशेष शिक्षक के द्वारा जो है वो उसको उपलब्ध कराई जाती है। जैसे माना कि किसी भी बच्चे का हमें पता चला कि वो बच्चा दृष्टि बाधित है, वो बच्चा कैसा है, दृष्टि बाधित है। अब दृष्टि बाधित के लिए हमको कौन कौन सी चीजें चाहिए, ठीक है ना, जैसे उसको हम ब्रेल लिपि के द्वारा उनको पढ़ाने की व्यवस्था करेंगे। किसके द्वारा पढ़ाने की व्यवस्था करेंगे, ब्रेल लिपि के द्वारा। इसको आने जाने में यदि किसी भी प्रकार की हेल्प की आवश्यकता है तो भी हम क्या करेंगे, इनकी हेल्प करेंगे। और ये सारी चीजें जो है वो किसके द्वारा संपन्न होंगी, शीघ्र हस्तक्षेप के द्वारा संपन्न होंगी। किसके द्वारा संपन्न होंगी, शीघ्र हस्तक्षेप। मतलब ये जो विशेष शिक्षक है ये सभी में बालक की क्या करेगा, सभी क्षेत्रों में बालक की क्या करेगा, हेल्प करेगा, मतलब उसकी हर कार्य में हस्तक्षेप करेगा। अब शीघ्र हस्तक्षेप जो होता है इसमें एक जो टीचर है जो उसकी क्या भूमिका होती है, शीघ्र हस्तक्षेप वो कैसे करेगा और वो क्या कर सकता है जिससे उस बालक को हेल्प मिलती है। तो अन्य जो हेल्प है उनमें जैसे माना कि किसी भी बालक को किसी परामर्श की आवश्यकता है तो परामर्श के लिए चिकित्सक भेजना, परामर्श के लिए चिकित्सक भेजना। यदि माना कि कोई बच्चा ऐसा है जिसकी डिसेबिलिटी ज्यादा है, मतलब बच्चे को डॉक्टर की परामर्श की आवश्यकता है, तो ऐसे बच्चे को ये विशेष शिक्षक की जो है जिम्मेदारी होती है कि वो ऐसे बच्चे को देखने के लिए, उसके परामर्श के लिए किसकी व्यवस्था करेगा, वो टीचर की व्यवस्था करेगा। एक सरकारी योजनाएं जो होती हैं उन सरकारी योजनाओं की जागरूकता, सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूकता, सरकारी योजनाओं के प्रति क्या करेगा, ये जागरूकता। मतलब विशेष शिक्षक की जिम्मेदारी होगी कि वो प्रत्येक व्यक्ति तक इन सरकारी योजना जो भी हमारे विशेष बच्चों के लिए चलाई जाती है उन सरकारी योजनाओं का क्या करेगा, जागरूक करेगा, लोगों तक उसको पहुंचाएगा। एक बच्चे के विकास को बढ़ावा देगा, बच्चे के विकास को बढ़ावा, बच्चे का विकास यदि अवरुद्ध है तो उस बच्चे के विकास को क्या करेगा, ये टीचर जो है वो बढ़ावा देगा। एक इसके विकास को निरंतर, विकास का निरंतर ध्यान रखना, मतलब एक शिक्षक की जिम्मेदारी में आता है कि बच्चे को क्या है वो ऑब्जर्व करता रहे, बच्चे को वो निरंतर ध्यान में रखे कि बच्चे का जो डेवलप कर रहा है बच्चा या नहीं कर रहा है तो वो कितना कर रहा है, और उसको किसी अन्य समस्या तो नहीं आ रही है, उस समस्या आ रही है तो उसका निदान, ये सारी चीजें जो है वो उसको
करना होगा। एक जो है उसकी अधिक क्षति होने का जो टोकना होता है, जैसे हमारे क्या होता है कि किसी बच्चे के अंदर बहुत ज्यादा विकलांगता होती है तो उसको हम क्या कर देते हैं, टोक देते हैं। बहुत से लोग उसको क्या है, हताश कर देते हैं। तो ऐसे लोगों को भी ये जो शिक्षक है वो समझा सकता है। ऐसे लोगों को शिक्षक के द्वारा उनको जागरूक किया जा सकता है कि भाई इन बच्चों को जो है वो आप ऐसे इनको हताश नहीं करें। ये बच्चे भी क्या है, एक मानव है और इनके अंदर भी एक इंसान या एक जीव मौजूद है जिनको हम ऐसे नहीं सताते। तो ये एक स्पेशल एजुकेशन जो टीचर होता है उसकी भूमिका होती है विशेष शिक्षा के अंदर, विशेष बच्चों के लिए विशेष शिक्षक की भूमिका होती है। ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि भाई विशेष बालक जो होते हैं उनकी हेल्प में इनका विशेष शिक्षक की क्या भूमिका है। एक अपन को यदि हम विशेषज्ञों की बात करें तो विशेषज्ञ ऐसे कौन कौन है, विशेषज्ञ की भूमिका मतलब ऐसी कौन कौन सी विशेषज्ञ हैं जो हमें इस बच्चे के लिए मतलब हेल्प कर सकते हैं। तो कौन कौन से विशेषज्ञ, पहले तो अपन विशेषज्ञ के बारे में जानेंगे। विशेषज्ञ कौन कौन से हैं, जैसे विशेष शिक्षा, विशेष शिक्षक, विशेष शिक्षक, एक वाणी चिकित्सक, वाणी चिकित्सक, यदि किसी को वाणी से संबंधित प्रॉब्लम है तो वाणी चिकित्सक, यदि किसी को मस्तिष्क से संबंधित प्रॉब्लम है तो मनोचिकित्सक, मनोचिकित्सक, ये आपके मनोचिकित्सक है। और एक भौतिक चिकित्सक, भौतिक चिकित्सक, और एक है आपका व्यावसायिक चिकित्सक, व्यावसायिक चिकित्सक। ये चीजें जो है अपन को 5 जो है हमारे विशेषज्ञ होते हैं, जिसमें स्पेशल जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। जैसे विशेष शिक्षक है जो इनकी शिक्षा का ध्यान रखेगा, उनको पढ़ाने के लिए ये शिक्षा उपलब्ध दे, वो सुविधा उपलब्ध दे। वाणी चिकित्सक उनकी बोलने संबंधी जो चीजें होती हैं उन पर ये ध्यान देता है। मनोचिकित्सक मानसिक से संबंधित होता है। भौतिक चिकित्सक चलन संबंधी होती है, इसके अंदर होता है। और ये व्यावसायिक जो होता है ये व्यवसाय से संबंधित होता है। मतलब बच्चे को व्यवसाय का कौशल जो है वो प्रदान किया जाए, कैसे प्रदान किया जाए, कौन सा कौशल प्रदान किया जाए जिससे कि वो बच्चा जो है वो अपनी जीवन जो है आसानी से बिता सके। अब अपन पढ़ेंगे कि चिकित्सक कौन सी सुविधाएं बच्चों को दे सकता है। ऐसी कौन कौन सी सुविधाएं हैं वो एक विशेषज्ञ के द्वारा या चिकित्सक के द्वारा इनको उपलब्ध कराई जा सकती हैं। कौन कौन सी सुविधाएं, मतलब चिकित्सक के द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं, कौन कौन सी सुविधाएं वो दे सकता है। एक तो देखिए उपकरण उपलब्ध कराना, उपकरण उपलब्ध कराना मतलब जो बालक के लिए ये जो चिकित्सक है ये उसको उपकरण उपलब्ध करा सकता है। उपकरण का मतलब चाहे जो श्रवण यंत्र है, चाहे वो कोई भी प्रकार की स्कूटी है, चाहे वो बैसाखी है या अन्य उसके लिए उपकरण है। एक श्रवण जांच, ये श्रवण जांच या अन्य प्रकार की जांच, ये सारी जांचें जो है वो चिकित्सक के द्वारा की जा सकती है। एक परामर्श दे सकता है टीचर, वो चिकित्सक क्या दे सकता है, परामर्श दे सकता है उस बालक को, उस बालक के परिवार को उसको क्या कर सकता है, वो
एक पोषण सहायता कर सकता है। यदि उसको किसी भी पोषण की प्रॉब्लम है, उसको सही प्रकार का भोजन प्राप्त नहीं हो रहा है, तो उसको पोषण की व्यवस्था भी वो कर सकता है। एक उसको मनोवैज्ञानिक चिकित्सा दे सकता है। मनोवैज्ञानिक चिकित्सा दे सकता है। मनोवैज्ञानिक चिकित्सा दे सकता है मतलब यदि किसी बच्चे को, बालक को मानसिक रूप से प्रॉब्लम है, तो उसको वो मनोवैज्ञानिक चिकित्सा दे सकता है। एक उसको समाज सेवी सहायता, समाज सेवी सहायता मतलब समाज के द्वारा भी, समाज में जो भी और अन्य प्रकार की जितनी भी चिकित्साएं जो आपको पता है, जो चाहे वो यातायात की हो या दृष्टि से संबंधित हो या किसी भी प्रकार की जो है वो चिकित्सक के लायक सहायता हो, तो उनको ये जो चिकित्सक है उनके द्वारा उनको दिया जाता है। ये सुविधाएं चिकित्सक के द्वारा उपलब्ध करवाई जाती हैं। ये आज जो है हम इस वीडियो में इतना ही रखेंगे और हम इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी की एक वीडियो और रिकॉर्ड करेंगे। इसके बाद हमारा इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी का जो पेपर है उसकी का पूरा सिलेबस आपका जो है वो कवर हो जाएगा। मतलब लगभग आपकी जो है 11वीं वीडियो है, ये 12 वीडियो में आपका पूरा पेपर जो है कवर है। आप 12 वीडियो का मतलब यदि लगभग 10 घंटे भी आप ये वीडियो लगभग 10 घंटे की है, 10 घंटे की वीडियो यदि आप देखते हैं तो आपका पूरा इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी वाला जो पार्ट है वो पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आप इस वीडियो को पूरा देखें, एक वीडियो हम और रिकॉर्ड करेंगे, आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम सेकंड पेपर जो है उसको स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।